नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हर जिंदा चीज, चाहे वो एक नन्हा सा कीड़ा हो या फिर हम इंसान, आखिर किस चीज से बने हैं? आज हम उसी छिपी हुई दुनिया में उतरने वाले हैं जो हम सबको बनाती है, द सेल, यानी कि कोशिका। तो चलिए जरा कल्पना करते हैं। साल है 1665। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कुछ देख रहे हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो एक पूरे नए ब्रह्मांड का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। हुक को ना मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने दिखाई दिए। उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल्स, जिसका मतलब होता है छोटे कमरे। सोचिए, ये पहली बार था जब इंसान को ये एहसास हुआ कि जिंदगी कोई एक जादुई चीज नहीं है, बल्कि उसे इन नन्हे नन्हे कमरों से एक एक करके बनाया गया है। तो इस सफर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगले कुछ मिनटों में हम कोशिका की पहली खोज से शुरू करेंगे, फिर ये समझेंगे कि ये जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे हैं। एक जिंदा कोशिका के अंदर झांकेंगे, इसके अलग अलग प्रकारों को जानेंगे और आखिर में इनके खास कामों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी खोज की कहानी से। देखिए, हुक की खोज तो बस समझ लीजिए कहानी का पहला पन्ना था। इसके बाद तो अगले 200 सालों तक दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पजल के टुकड़े जोड़ते रहे। ल्यूवन हॉक ने पहली बार तैरती हुई जिंदा कोशिकाएं देखीं। रॉबर्ट ब्राउन ने उसका कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस खोज निकाला। फिर श्लीडन और श्वैन ने महसूस किया कि सारे पेड़ पौधे और जानवर सब के सब कोशिकाओं से ही बने हैं। और विर्चो ने आखिरी राज खोला कि हर नई कोशिका एक पुरानी पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। मतलब ये किसी एक जीनियस का काम नहीं था, ये तो पीढ़ियों तक चली एक टीम की मेहनत थी। तो अब सवाल ये है कि इन कोशिकाओं को जीवन की बुनियादी इकाई क्यों माना जाता है? चलिए देखते हैं। ये पूरी बायोलॉजी का सबसे बड़ा आइडिया है। हर जिंदा चीज, चाहे वो सबसे छोटा बैक्टीरिया हो या दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़, एक ही नियम को मानता है, वो कोशिकाओं से बना है। ठीक वैसे ही जैसे एक घर ईंटों से बनता है, हमारा शरीर, हर जीवित शरीर कोशिकाओं से बनता है। एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं। अगर हम प्याज की झिल्ली को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें हजारों एक जैसी दिखने वाली कोशिकाएं दिखती हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई हैं। अब चाहे प्याज छोटा हो या बड़ा, उसकी बुनियादी ईंटें यानी कोशिकाएं एक जैसी ही रहती हैं। वो बस मिलकर एक बड़ी सी संरचना बना लेती हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मजेदार बात तो यह है कि एक ही जीव के अंदर कोशिकाएं कितनी अलग अलग हो सकती हैं। जरा हमारे शरीर के बारे में सोचिए। हमारे पास तारों की तरह फैली हुई नर्व सेल्स हैं जो तेजी से मैसेज भेजती हैं। गोल गोल रेड ब्लड सेल्स हैं जो नसों में से फिसलती हुई ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। और पतली लंबी मसल सेल्स हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करती हैं। मतलब जैसा काम वैसा आकार। चलिए अब और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि एक कोशिका के अंदर आखिर होता क्या है। देखिए, लगभग हर कोशिका में 3 मेन हिस्से होते हैं। इसे एक छोटे शहर की तरह सोचिए जिसकी अपनी दीवारें हैं। तो एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो शहर की गेटकीपर की तरह है। फिर है न्यूक्लियस, जो कंट्रोल सेंटर या सिटी हॉल है। और फिर है साइटोप्लाज्म, जो एक बिजी फैक्ट्री का फ्लोर है जहां सारा काम होता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। जिंदा रहने के लिए कोशिकाओं को यह कंट्रोल करना होता है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा, खासकर पानी। इसके लिए वो एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ये कुछ नहीं, बस एक खास तरह की झिल्ली के आर पार पानी की आवाजाही है। ये झिल्ली एक सख्त गार्ड की तरह काम करती है। पानी को तो आने जाने देती है, पर बाकी चीजों को रोक देती है। तो असल में इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। अगर एक कोशिका को ज्यादा पानी वाले घोल में डाल दें तो पानी अंदर जाएगा और कोशिका एक गुब्बारे की तरह फूल जाएगी। अगर अंदर और बाहर पानी की मात्रा बराबर है तो सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा। लेकिन अगर उसे कम पानी वाले नमकीन घोल में डाल दें तो कोशिका से पानी बाहर निकल जाएगा और वो सिकुड़ जाएगी। अच्छा, अब चलते हैं कंट्रोल सेंटर की तरफ, यानी न्यूक्लियस। ये पूरे ऑपरेशन का दिमाग है। इसके अंदर होता है डीएनए, जो कोशिका का मास्टर ब्लूप्रिंट है। इसमें वो सारे निर्देश होते हैं जो कोशिका को बनाने और उसे चलाने के लिए जरूरी हैं, बिल्कुल एक बड़े कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड की तरह। तो अब जब हम बेसिक बातें जान गए हैं, तो चलिए जीवन की सभी कोशिकाओं की 2 मुख्य टीमों से मिलते हैं। हम जीवन की सभी कोशिकाओं को 2 बड़ी टीमों में बांट सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को एक कमरे वाले टेंट की तरह सोचिए। सिंपल, कोई असली अंदरूनी दीवारें नहीं और उनका डीएनए बस बीच में तैरता रहता है।
दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये कई कमरों वाली एक हवेली की तरह हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, डीएनए रखने के लिए एक अलग न्यूक्लियस और कई दूसरे खास कंपार्टमेंट्स भी होते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, जैसे कि बैक्टीरिया। देख सकते हैं, कोई असली सिटी हॉल नहीं है। जिस हिस्से में डीएनए रहता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोटिक टीम के अंदर भी कुछ बड़े अंतर हैं। जरा पौधे और जानवरों की कोशिकाओं की तुलना देखिए। पौधों की कोशिकाओं में एक सख्त बाहरी सेल वॉल होती है जो उन्हें एक फिक्स्ड शेप देती है, जबकि जानवरों की कोशिकाएं ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। पौधों में एक बड़ी सी पानी की थैली भी होती है जिसे वैक्यूल कहते हैं, और सबसे ज़रूरी उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, छोटी छोटी सोलर पावर फैक्ट्रीज जो उन्हें अपना खाना बनाने देती हैं। ये वो चीज़ है जो जानवरों की कोशिकाएं नहीं कर सकती। और अब आखिर में चलिए कोशिका के अंदर के उन छोटे छोटे अंगों को देखते हैं जो खास काम करते हैं। इन्हें ऑर्गेनेल या अंगक कहा जाता है। हर यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कामों का एक जबरदस्त बंटवारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट है जो लगातार एनर्जी बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही साथ हाईवे का नेटवर्क भी है और एक असेंबली लाइन भी। गोल्गी तंत्र एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है जो सामान को पैक करके भेजता है। और लाइजोसोम्स सफाई करने वाली टीम है जो कचरे को ठिकाने लगाते हैं। ये सभी हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कोशिका चलती रहे। तो यही सबसे जरूरी बात है, एक कोशिका सिर्फ एक खाली डिब्बा नहीं है। यह जीवन की सबसे बुनियादी इकाई इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ये सभी छोटे छोटे अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये एक छोटा सा आत्मनिर्भर और पूरी तरह से काम करने वाला शहर है। और मैं इस एक विचार के साथ ये चर्चा खत्म करना चाहूंगा। हम में से हर कोई अपने खरबों कोशिकाओं के साथ एक अकेली कोशिका के रूप में जीवन शुरू करता है। तो सोचने वाली बात है, अगर एक पूरा इतना जटिल जीव सिर्फ एक कोशिका से बन सकता है, तो ये उस एक छोटी सी इकाई में छिपी अविश्वसनीय शक्ति और क्षमता के बारे में क्या बताता है?